हेलो सर प्रॉपर। हेलो प्यारे बच्चों, स्पीड टेस्ट एसएससी 29B में आपका स्वागत है। आज हम इस सभी सेशन में क्या सटीक आंसर है आपने क्वेश्चन किए, कुछ कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुए होंगे, तो बेटा आज हम उस सभी के करेक्ट आंसर लेकर आए हैं आपके सामने। जो कि प्रिंट पे सबसे पहला पेज पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रिसेंटली फर्स्ट फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ भोगमपुरा इंटेलेक्चुअल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सेट इन विच स्टेट। हाल ही में भोगमपुरा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास का पहला चरण किस राज्य में स्थापित किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। चूंकि बेटा भोगमपुरा की अगर हम बात करें, प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर हम भोगपुर भोगपुर जो है ये लोकेशन पता है कहाँ है, ये लोकेशन पड़ता है बेटा आंध्र प्रदेश में। ये लोकेशन कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। जैसे अगर हम अभी कहें हमारे उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है, अयोध्या में। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है कुशीनगर क्षेत्र में। उसी तरीके से इसका जो आंसर था बेटा वो आंध्र प्रदेश था। जो भी हमारे प्यारे बच्चे भोगपुर को आंध्र प्रदेश के साथ में जोड़ के चले हैं वो सभी बच्चों का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक आंसर है। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा, पहले का आंसर एकदम ये है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अजय बंगा, कासुमी इशिकावा, वैनेसा हडसन, मैग्रिटा डेलावेल। तो इसका जो सही आंसर है वो अजय बंगा है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, यूएसए में है। आपने पढ़ा होगा वॉशिंगटन डीसी, क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और वहीं पे कौन है इस समय, अजय बांगा है, इसके क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। तो ये आपका सही आंसर है। अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि सेकेंड मीटिंग ऑफ अ इंडो रशियन ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ द काउंटर टेररिज्म वाज हेल्ड इन विच कंट्री। आतंकवाद निरोध पर भारत और रूस संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक किस देश में आयोजित हुई है। आपके ऑप्शन है भारत, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। 12वीं मीटिंग की बात की गई यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि रसिया से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आप सबको ये पता भी होगा कि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, अगर हम कहें भारत पाकिस्तान के युद्ध की बेटा, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है 65 में, 1965 में, 1971 में, फिर उसके बाद में 99 का कारगिल, ये प्रमुख युद्ध रहे हैं भारत पाकिस्तान से। तो जब भी हमारा भारत से पाकिस्तान से युद्ध रहा है तो रशिया ने क्या किया है, हमेशा हमारी मदद की है। अब यहाँ पे क्या था कि रशिया और भारत की 12वीं मीटिंग ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट ग्रुप काउंटर टेररिज्म पे मीटिंग की गई है। तो मीटिंग कहाँ की गई है वही लोकेशन आपको बताना है। तो बेटा देखो मीटिंग कहाँ हुई, रशिया में हुई। एक बात और ध्यान रखना, या तो मीटिंग इंडिया में होगी या तो रशिया में होगी। अमेरिका तो हमेशा ही खुन्नस खा के बैठता है अगर रशिया का इंडिया के सपोर्ट में है, नहीं तो वो वैमनस्यता का भाव उत्पन्न होता है। यूके से भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा है नाटो को लेकर, यूक्रेन का विवाद देखा था। तो इसका जो आंसर था बेटा वो क्या था, रशिया था। तो प्यारे बच्चों जितने लोगों ने रशिया किया है उन सभी का आंसर क्या है, सही है, रशिया बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे पहला रिस्पायरेटरी सेंटिकल वायरस आरएसबी को मंजूरी दी गई है। चीन, भारत, रूस या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको बताना है कि आरएसबी, आरएसबी है फुल फॉर्म, आरएसबी का फुल क्या है, रिस्पायरेटरी सेंटियल वायरस। तो आरएसवी वायरस जो है इसके लिए किस देश को मंजूरी दी गई है। आपके सामने ऑप्शन है, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। तो इसका जो मंजूरी मिला बेटा ये यूएस को मिला है। किसको मिला है ये,
यूएसए को इसकी मंजूरी मिली है। अब ये है क्या? ये है एक प्रकार का वायरस है जिसका प्रक्षेपण, जिसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण के बाद में इससे रिजल्ट्स निकलेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या होंगे? रिजल्ट ये होंगे कि आने वाले समय में इनके भी वैक्सीनेशन, इनके भी टीके जो है बनाए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई बीमारी या जैसे कोई पेंडेमिक स्टेज की बीमारी होती है तो उससे हम क्या करें, रुकावट या रोक बना सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्फीति महिलाओं के लिए 1500 रुपए की मासिक प्रोत्साहन को मंजूरी दिया है? स्फीति महिला की बात की गई है, यहाँ पे 1500 रुपए की बात की गई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मंथली इंसेंटिव रुपीज 1500 स्पीति वुमेन? स्पीति वुमेन के लिए 1500 रुपए की जो इनकम है वो किसके द्वारा अप्रूव की गई है? आपके सामने आप 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी, एमपी, हिमाचल एंड उत्तराखंड। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, स्पीति महिलाओं के लिए 1500 रुपए की धनराशि मुहैया कराने की बात की गई है, इंसेंटिव रूप में देने की बात की है। इतनी बातें आपको स्पष्ट होगी। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दामोदर नदी की सहायक नहीं है? निम्न में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है, माफ कीजिएगा, निम्न में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है की बात कर रहा है? यमुना है, हुगली है, सोन है, स्वर्णरेखा है। तो देखिए बच्चों क्या इसका आंसर है, इसका आंसर है हुगली। क्या आंसर है? हुगली। थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी, जैसे बच्चों आप देखते हैं भारत का जो क्षेत्र है वो कुछ लगभग इस तरह से है, ऐसे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ रीजन से और मध्य प्रदेश वाले पार्ट से बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले रीजन से ही हमारा रिवर जो है इस तरह से दामोदर दामोदर निकलती है और ये होते हुए कहाँ बह जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में ही इसकी सहायक नदी से मिल जाती है जिसका नाम हो जाता है हुगली। अच्छा बेटा, हुगली नदी कहाँ बहती है? हुगली बहती है कलकत्ता में। कहाँ बहती है? कलकत्ता में, या कोलकाता आप कह सकते हो। तो हुगली क्या है, इसकी सहायक है। यमुना जो है ये गंगा की सहायक है। यमुना की लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर के आसपास है। सोन भी गंगा की सहायक है। सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? सोन नदी गंगा से पटना में मिलती है। स्वर्ण रेखा नदी बेटा ये रांची में बहती है, रांची में बहती है। ये आपका स्पष्टीकरण है, इसको आप सब देख लें, ये क्लियर होगा इतना आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? माल्टोज, ग्लाइसिन, ग्लाइकोजन, फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? एक बात आप समझ लें प्यार से सभी बच्चे ध्यान से, जब भी हम बात करते हैं CHO ग्रुप की तो इसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में CHO याद रखेंगे, जहां भी टर्म ओज या ओजस लगता है वहां सब जगह कार्बोहाइड्रेट होगा। इसका ट्रिक ही यही है, आपके दिमाग में सेट करने के लिए बेटा ट्रिक समझ लो यही है। जैसे अगर हम बात करें माल्टोज, अब देखो इसमें हमें कौन मिल रहा है? ओज। क्या मिल रहा है? माल्टोज। तो जहां भी आपको टोज मिले या ओज मिले, OSE ओज या OZOES ओज मिल जाए, ग्लाइसिन में नहीं मिला, ग्लाइकोजन में ओज मिल रहा है, ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, तो यहाँ ओजन मिल रहा है। फ्रैक्टोज, जैसे फलों का जो रस होता है, जो मिठास होती है वो फ्रैक्टोज है, तो फ्रैक्टोज, तो यहाँ भी ओज मिल रहा है। तो कहने का मतलब भाई इसी में नहीं मिल रहा बी वाला, तो देखते हैं इसका आंसर जो है बी है। तो जो भी आप बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर क्या है? बी है। तो जहां ओज टर्म मिलेगा वहां कार्बोहाइड्रेट होगा, जहां ओज टर्म नहीं मिलेगा
वहां कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीरोफथालिया, जीरोफथालिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? जीरोफथालिया बेटा एक प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है, इसको रोकने के लिए विटामिन चाहिए। अब कौन सा विटामिन चाहिए? हमें चाहिए विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल की अगर कमी होती है तो मानव के शरीर में आंखों की रोशनी में तक दिक्कत आती है। मैं एक बार पहले बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से प्यारे बच्चे हमारे देख लें। हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज कैसेमर-फंक ने की थी। किसने की थी? कैसेमर-फंक ने विटामिन की खोज की थी। लूनिन नाम के व्यक्ति ने विटामिन का नाम दिया था, विटामिन का नाम दिया था। विटामिन को सबसे पहले चावल के दाने में, चावल के दाने में खोजा गया था, खोजा गया था। चावल के दाने को ओराइजस, ओराइजस सटाइवा, सटाइवा ये चावल के दाने का वैज्ञानिक नाम है। ये आपको इतना स्पष्ट है, क्लियर है? एक बात, दो बात। अगला देखें, जब भी हम विटामिन की बात करते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया, फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, डी है, ई है, और भी हैं, जैसे विटामिन मान लो के है। अब ए है तो ए के लिए ही लिखा ना, जीरोफथालिया, जीरोफथालिया। तो इसका जो नाम है वो है रेटिनॉल। आई मतलब आंखों से संबंधित ये रहेगा। सामान्यतः अगर हम कहें तो आपने सुना होगा कभी शब्द रतौंधी, रतौंधी का विषय बनता है इससे। अगला क्वेश्चन, आप चाहे तो बच्चा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा आपको क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं आप सभी कि एक हाइड्रोजन जिसमें दो कार्बन परमाणु दोहरे बंध से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। एक हाइड्रोजन जिसमें दो कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन जिसमें दो कार्बन परमाणु दोहरे बंध से जुड़े हैं वो कहलाते हैं एल्केन, अल्केन, एल्केन, अल्केन एल्केन, या अल्केन एल्केन, एल्काइन, आयनिक बॉन्ड। तो क्या इसका आंसर है बेटा? इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। जैसे आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना? जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा बेटा, रसायन विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें, आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, और एक पढ़ा होगा एल्काइन। जैसे अगर हम फॉर्मूले बेस पे रख के बात करें, जैसे CnH2n, जैसे CnH2n+2, अगर बात करें CnH2n, सिंपल कह सकते हैं बेटा, अगर हम ये कहें, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ 2 हटा दें, यहाँ ये सब हटा दें, यहाँ ये हटा दें। अब देखिए H2n, H2n+2। अब अगर इस तरह से हम इसको सेट करके देख लें, सेट कैसे करें? माने जैसे n का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि अगर n बराबर 2 ले लेते हैं तो C2H2, यहाँ देख लें C2H2 मल्टीप्लाई टू C2H4, यहाँ C2H2 मल्टीप्लाई 2+2 बराबर C2H6। तो कह क्या रहा था कि एक हाइड्रोजन और दो कार्बन अगर लेते हैं, एक हाइड्रोजन दो कार्बन, तो भैया एल्केन में जा रहा है। Cn मतलब इस तरह से आपको दिख रहा है, C2 और H2 का सिस्टम जा रहा है।
यही आपका एसिटिलीन है, एथिलीन है, एथेन है। ये आपके नाम दिख रहे हैं, स्पष्ट है। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोल्डमैन पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरण से, वैज्ञानिक अनुसंधान से, चिकित्सा के क्षेत्र से, या किसी कृषि के क्षेत्र से। आपको बताना है गोल्डमैन अवार्ड रिलेटेड है, संबंधित है, इन्वायरमेंट से है, वैज्ञानिक अनुसंधान से है, चिकित्सा से है, या कृषि से है। तो प्यारे बच्चों देखिए किससे है, ये इन्वायरमेंट से है। क्या कह रहा है, गोल्डमैन अवार्ड रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। जो भी बच्चे इन्वायरमेंट के साथ में गए हैं वो सभी सही हैं, ठीक है। मैं देखिए अगर रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का अलग विषय होता है एग्रीकल्चर, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। चिकित्सा का क्षेत्र होता है तो इसमें धन्वंतरी जैसे अवार्ड होते हैं चरक से। कृषि के क्षेत्र में अलग ही है, बीरबल साहनी जैसे पुरातत्व क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे कार्यशील पूंजी माना जाता है? कार्यशील पूंजी मतलब कि हम कह सकते हैं कंसीडर एज अ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो पैसा है, मशीन है, बिल्डिंग है, उपकरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या इसका सही आंसर है? इसका आंसर है बेटा पैसा। कभी भी कार्यशील पूंजी की बात करें तो कार्यशील पूंजी क्या है? पैसा है। जबकि अन्य जो है मशीनें हैं, बिल्डिंग है, उपकरण है, ये हमेशा प्रयोग होने वाले हैं। इन सब का बेस पैसा है। ये तीनों का एक पेयर बनता है, इनका एक पेयर नहीं बनता है। तो मशीन अगर ये बात करें मनी की या पैसे की तो ये वर्किंग कैपिटल है, जबकि मशीन, बिल्डिंग, उपकरण क्या है? ये हमारे टूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष के बच्चों के लिए शामिल किया गया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपके लिए इसके लिए बताया था, एक बार सब लोग फिर से ध्यान दें। अगर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा से संबंधित है। और ये जो शिक्षा का विषय है, क्योंकि नाम से ही लग रहा सर्व शिक्षा है, ये 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, जहां उन्हें हम राइट टू एजुकेशन के तहत प्राथमिक शिक्षा दे सकें। और प्राथमिक शिक्षा देना क्या है? उनका एक अनिवार्य विषय है। प्राथमिक शिक्षा क्या है? एक उनके लिए अनिवार्य विषय है। तो जो डी ऑप्शन है, जो प्यारे बच्चे डी ऑप्शन के साथ गए हैं उन सभी का सही है, एक बार देख लें। तो जो डी ऑप्शन कहता है वो सही है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। 2 से 11 का कोई उत्तर नहीं बेटा, 2 से 11 नहीं। 2 साल का बच्चा तो स्कूल ही नहीं जा पाता है। हाँ ये है कि उसे हम मोंटो या प्राइमरी में भेजते हैं तो उतना उचित नहीं है। 4 से 12 नहीं, 5 से 12 नहीं, 6 से 14 ही करेक्ट आंसर था, ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर नंबर जो है 4 मिला और 4 आपको स्पष्ट और सही मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कमिटी है, दक्षेस कहते हैं हिंदी में। सहयोग संगठन है ये, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन है ये, ठीक है। आपको बताना है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है, ठीक है। इस्लामाबाद, ढाका, नई दिल्ली और कोलंबो। तो देख लो बेटा क्या हुआ था, ढाका। अगर हम कहें सार्क का मुख्यालय तो भी ढाका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सांख्यिकी के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता था? सांख्यिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 कौन जीता था? एक बार ध्यान देंगे जरा आप सभी। अगर कभी भी आ जाए बच्चों आपको सांख्यिकीय दिवस, सांख्यिकीय दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी पीसी महान लुबिस को याद रखेंगे। इनका जन्मदिन मनाते हैं हम लोग हर साल 29 जून को। और अगर ये कहें तो ये दिवस कैसे मनाते हैं? सीएसओ डे के रूप में। किस रूप में? सीएसओ डे के रूप में। तो यही होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय पहले था और अभी संगठन है।
तो इसके लिए जो सही आंसर है बेटा वो क्या है, सी आर राव। क्या आंसर है इसका सही, सी आर राव। जितने भी बच्चों ने हमारे सी आर राव का आंसर दिया था वो सभी सही थे, वो गलत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त का वितरण किस सिफारिश पर किया जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सेबी है। केंद्र और राज्य के मध्य में करों के वितरण की बात करेंगे, वित्त वितरण की बात करेंगे, तो क्या उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन, माने वित्त आयोग। वित्त आयोग इसका सही आंसर है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो सब लोग। अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का अनुच्छेद है 280 बेटा। एन के सिंह साहब जो हैं इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा नाम, जैसे केसी नियोगी का नाम सुना होगा बेटा, ठीक, नियोगी साहब का। ये करता क्या है, ये संस्था क्या करती है, ध्यान दें। ये संस्था ये करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके मध्य कर वितरण करती है, यही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये कौन कौन से हमारे टैक्स हैं, जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, ये जैसे मोटर व्हीकल टैक्स, सेल टैक्स। तो इस तरह के टैक्स स्टेट सरकार के पास जाते हैं, इस तरह के टैक्स भारत सरकार के पास जाते हैं, ये है। अगर बेटा कभी जीएसटी का नाम आता है मान लो आपके दिमाग में, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको आर्टिकल 269 ए में और गहन देखें तो 279 ए में इस तरह से प्रावधानित किया गया है, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। निम्नलिखित में से ध्यान दे, प्रश्न क्या है, किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, एच जी खुराना, हरगोविंद खुराना पूरा नाम है, या मदर टेरेसा। तो बेटा क्या आंसर सही इसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार मैंने बताया था, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, कैलाश सत्यार्थी, एच जी खुराना, मदर टेरेसा ये रहे हैं। एच जी खुराना को अगर कहें तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया एक है। मदर टेरेसा को अगर कहें तो समाज सुधार के क्षेत्र से दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को अगर कहें तो ये अपने सामाजिक व्यक्तित्व के लिए, सामाजिक कला क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका समय काल 1889 से लेकर और 1966 तक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 16 साल और 286 दिन का एक नाबाद कार्यकाल पूरा किया था। 286 दिन के पश्चात बेटा इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण ये जो है प्रधानमंत्री नहीं रहे, अन्यथा उस समय इन्हीं की पार्टी का वर्चस्व हमारे देश में था, तो इन्हें नहीं दिया गया और बाकी सभी प्राप्त किए हैं। इतनी जानकारी आप नोट कर लें कहीं, ठीक है।
आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था बेटा। वाणिज्य बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947, 1951, 1969, 1992। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका जो सही आंसर है वो 1969 है। अगर हम बात करते हैं श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा गांधी जी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिनकी उस समय की जमा पूंजी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। उसके बाद बेटा 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। अच्छा, फिर हम ये कहें 1993 में पंजाब एंड सिंध बैंक इसका विलय कर दिया गया। और फिर हमारे यहाँ अगर हम कहें तो आप ये जान पाएंगे कि भारत में 14 + 6 = 20 - 1 = 19 बैंकें ही रह गई, जिसमें एसबीआई तो स्वयं में ऑटोनॉमस ही है और बाकी सभी बैंक है। लेकिन वर्तमान में बेटा सारी बैंकों का लगभग विलय हो चुका है। अभी वर्तमान में 2017 के बाद से कहें तो अपडेट ये है कि मात्र 10 बैंक हमारे यहाँ रह गई हैं, बाकी सब विलय हो गया। तो आपका आंसर जो था वो 1969 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है खिलाड़ी को, कोच को, एम्पायर को, खेल संपादक को। क्या इसका सही आंसर है? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसे दिया जाता है? क्योंकि द्रोणा आप समझ रहे बच्चा, द्रोणा माने गुरु होंगे, द्रोणा माने क्या होंगे? गुरु जी। तो अब भाई खिलाड़ी तो गुरु होगा नहीं, एम्पायर तो निर्णायक होता जो यस या नो करके बताता है कि 4 रन गया है कि सिक्सर गया है कि क्या है, उसका वो समझाता है। खेल संपादक नहीं, कोच होना चाहिए बेटा। देख लो क्या आंसर होगा। यस, कोच सही है। तो कोच क्या है इसका सही आंसर है। प्यारे बच्चों द्रोणा पुरस्कार की बात करें तो द्रोणा पुरस्कार के लिए कोच जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे से जुड़ा हुआ कथन है, यह किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है? वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन अटेम्प्ट इज एसोसिएट विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। इट इज द करेक्ट आंसर क्विट इंडिया मूवमेंट। ध्यान से समझे बच्चे, 8 अगस्त 1942 ईस्वी की बात करें तो इसमें क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगर हम और डिटेल समझें, इस आंदोलन में श्री जयप्रकाश नारायण, औचित्य पटवर्धन, जे.बी. कृपलानी, राम मनोहर लोहिया इत्यादि व्यक्तियों ने अपनी अतुलनीय भूमिका निभाई। इनके अलावा
बलिया, सतारा और तामलुक क्षेत्रों से भी लोग एकजुट हुए, गांधी जी की तरफ पूरा सहयोग किए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूरा सहयोग रहा। और अगर सबसे बड़ी सहयोग की अब बात करें तो सबसे बड़ा जो सहयोग हमें मिलता है वो मिलता है ऊषा मेहता जी द्वारा। ऊषा मेहता ने रेडियो के माध्यम से यह बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई और उन्होंने यह बात स्पष्ट किया कि किस तरह से पूरे भारत के लोगों के मध्य में यह बात पहुंचाई गई ताकि लोग जो हैं एकजुट हो जाएं और अंग्रेजों को भारत से, फिरंगियों को भारत से बाहर कर सकें। तो इसका जो सही आंसर था वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। जो भी बच्चे क्विट इंडिया मूवमेंट कह रहे थे या उन्होंने टिक किया है वो बिल्कुल सही किए हैं, गलत नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और अन्य जगहों पर बायोमास से प्राप्त किया जाता है। इन इंडिया एंड एल्सवेयर बायोमास कैन बी obtained from groundnut cells, sugarcane base, bigas, rice husk, all of above। भारत और अन्य जगहों पर बायोमास प्राप्त किया जाता है मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से, चावल की भूसी से या उपरोक्त में सभी से। तो क्या इसका सही आंसर है? बायोमास की जब भी बात करें बेटा तो बायोमास के लिए मूंगफली का छिलका हो, गन्ने की खोई हो और धान या चावल की भूसी है। बेटा धान नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी चावल की जगह यहाँ पे धान होना चाहिए, धान की भूसी हो। तो भैया सभी सही है बाबू, ये मत जितना है सब सही है। डी जो है बिल्कुल स्पष्ट है। जो बच्चे हमारे डी ऑप्शन किए हैं वो सभी सही हैं। ठीक है बेटा, ये चावल मतलब धान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। किस संशोधन के अधिनियम के तहत सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया? ऑप्शन है आपके 44वां, 34वां, 38वां, 36वां संविधान संशोधन। क्या इसका सही आंसर? प्यारे बच्चों देखिए क्या आंसर इसका सही है। अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, अगर हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य क्या है देखिए, 35वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम का विलय किया गया था। विलय मतलब ये भारत के प्रांत में इसका विलय हुआ, भारत संघ में इसका विलय हुआ कि भारत संघ का ये हिस्सा है। एक बात, 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया, भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऐसे में जो सही उत्तर है आपका वो 36 होना चाहिए। देखते हैं, यस 36 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा। 44 तो आपका संपत्ति वाले राइट से था जी। ओके, तो स्पष्ट है आप सभी को इतना। आपके सामने अब अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। आपको बताना है लोक लेखा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। समिति के अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इन इंडिया द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इज अपॉइंटेड बाय PAC कमिटी। तो बच्चे सही आंसर जो है लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं। देख यहाँ से ध्यान दें, सबसे पहले जब से बात करते हैं हम लोग PAC एक काफी बड़ी कमिटी है जिसमें लोकसभा के स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस लोक लेखा समिति में 15 + 7 टोटल 22 सदस्य होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटी, ACCOUNT, पब्लिक अकाउंट कमिटी ये अपनी एक रिपोर्ट बनाता है कि कितनी आय कितनी व्यय का हिस्सा रहा है और रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है। तो लोकसभा स्पीकर की प्रमुख भूमिका है
हाँ, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का सहयोग रहता है, उनकी भी कंसेंट रहती है। कंसेंट मतलब कि उनकी सहमति या उनका संज्ञान, या हम नॉर्मल कहें कि एक्नॉलेज उनको भी रहता है इसके रिगार्डिंग। ठीक, ये तो स्पष्ट होगा प्यारे बच्चों आपको। अब आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सब देखिएगा। कौन सा शहर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, पूरब पश्चिम गलियारे का जंक्शन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विच इज सिटी ऑफ जंक्शन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? झांसी, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? आप सभी को बताना है कौन सा शहर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, पूरब पश्चिम गलियारों का जंक्शन है। तो देखो बच्चा, इसका जो आंसर है वो झांसी है। क्या आंसर है इसका? झांसी है। अगर हम बात करें झांसी को, तो चूंकि अगर यूपी के मैप के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें, इसको हम थोड़ा समझना चाहें, कुछ इस तरह से है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें। स्पष्टता के साथ में चीजें बारीकियों को देखते हुए बनाई जाए तो स्पष्ट आता है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, मानना ही है आपको। तो यहाँ जो क्षेत्र है वो है झांसी। किसके लिए है? उत्तर दक्षिण, माने उत्तर और दक्षिण अगर कहते हैं, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण के साइड से, ये रीजन। फिर कहता है पूरब और पश्चिम गलियारे का, पूरब और पश्चिम, इस तरह से। तो इस गलियारे का जंक्शन जो है बेटा, ये जंक्शन जो है इसी को माना गया है, ये इसी को जंक्शन का हिस्सा माना गया है। तो यहाँ पे हम झांसी के हैं। वैसे कानपुर जो है सेंट्रल रीजन है, लखनऊ एनआर में है, मुख्यालय अगर कहें तो दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है, दिल्ली। वाराणसी आपका ये भी एनआर रीजन में ही का हिस्सा है, ठीक है, वाराणसी। आपने कभी सुना होगा DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क या कारखाना, तो ये कहाँ पे है? बनारस वाले रीजन में है। लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे का रीजन है, कानपुर सेंट्रल का रीजन है। सेंट्रल के रीजन में चीजें विद्यमान होती हैं, हम वहां देख पाते हैं, जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तरल चरण से गुजरे बिना ठोस गैसीय चरण में परिवर्तन को कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पीकरण, क्वथनांक। The change of the solid gas phases without the passing through the liquid phase is called। तरल चरण से गुजरे बिना ठोस गैसीय चरण में परिवर्तित हो जाएं, क्या कहलाया जाता है? ऊर्ध्वपातन है, संघनन है, वाष्पीकरण है, क्वथनांक है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर है सब्लिमेशन। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे बच्चे, आपने कभी सुना होगा कपूर। कपूर आप देखते हैं कई बार कि जब अगर कभी आप कपूर लें, छोटा सा कपूर का टुकड़ा, और कपूर के टुकड़े में क्या करें, आप आग लगाएं या इसे आप आग से जलाएं, आग से जलाएं, तो आप देखते हैं कपूर कभी धुआं नहीं देता, और बिना धुआं दिए ही ये लौह के साथ क्या करता है? जलना शुरू कर देता है। तो जो जलना शुरू कर देता है, तो ये अगर देखें तो एग्जाम्पल हो गया ऊर्ध्वपातन का, माने सब्लिमेशन का। तो सब्लिमेशन का मतलब है जब हम किसी वस्तु में आग लगाएं तो वो बिना धुआं दिए ही सीधे क्या करे? आग में तुरंत परिवर्तित हो जाए। ऐसे में वो गैसीय चरण बनाता है, बिना गुजरे हुए गैसीय चरण। तो जो गैसीय चरण बन रहा है वही क्या कहलाएगा? हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन समझ गया सभी लोग।
ये लिखा है कंडेंसेशन, संघनन। संघनन क्या प्रोसेस है? संघनन का मतलब है जैसे कभी बादल बनने की घटना होती है, एक अनुकूल वातावरण के बाद वो क्या करते हैं, बरसात आके करते हैं, वो संघनन कहलाता है हमारा। वाष्पीकरण की बात करें, जैसे आप देखते हैं कि सुबह के समय पेड़ पौधों की पत्तियों पे जल की कुछ बूंदें आपको कभी दिख रही होंगी। तो अगर जल की बूंदें आपको दिख रही हैं, तो जल की बूंदें क्या हैं? जल की बूंदें वाष्पीकरण का या वेपोरेशन की प्रोसेस को दिखाती हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे पानी या फिर जल हम पूरी तरीके से गर्म करें, वो बॉयल हो जाए। क्या हो जाए? पूरा क्या हो जाए? जल के गर्म होने की मैक्सिमम जो पोजीशन है, वही हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जैसे ऑप्शन आ गया 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री, कोई और डिग्री आपसे दे दिया गया। इस तरह के प्रश्न भी कई दफे जो है पूछे जाते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आपको ये इतना क्लियर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, समझिएगा। निम्नलिखित में से किसने बिहार में बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया है? क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने। क्या क्वेश्चन है? हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फर्स्ट महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार? क्या बात की गई है? महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में किसने बिल्ड करवाया, किसने इसका निर्माण करवाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड ने, अशोक ने, कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने। तो प्यारे बच्चों देखो इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है अशोक। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, क्या इसका सही और स्पष्ट आंसर है। देखें प्यारे बच्चों, आंसर इसका ये है, अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश की, अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश में जो सबसे पहले मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल का समय है वो 323 से लेके 298 का समय है। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर शासन काल में हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने समय में गुजरात में किले का निर्माण करवाया था। गुजरात में किले का निर्माण करवाया था। इन्हीं के समय में सुदर्शन झील का भी निर्माण हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। इन्हीं के समय में जीटी रोड माने ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे आज कहा जाता है सड़क ए आजम, इसका भी ये कहते हैं प्रादुर्भाव हुआ था, ये बनाया गया था। यही जीटी रोड है जिसका जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने भी करवाया था। कुछ किताबों में यह बात अंकित है कि शेरशाह सूरी ने इस रोड की मरम्मत करवाई थी। तो शेरशाह सूरी ने इसको क्या किया था? बनवाया था, या आप कह सकते हैं मरम्मत करवाया था। क्या करवाया था? मरम्मत करवाया था बेटा, ठीक है, मरम्मत करवाया था ये। अच्छा एक और बात समझे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। इनके जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार। इनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार का समय अगर देखें तो 298 से 273 का है। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था। आजीवक संप्रदाय अपनाया था बेटा, ठीक है, ये किया था। इनके दरबार में डाइमेकस नाम का एक यूनानी था जो आया था। अब अगर हम बात कर लेते हैं अशोक की, अगर हम लास्ट में बात कर लेते हैं अशोक की, तो अशोक का समय काल 269 से 232 था। अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। बोध गया में इन्होंने बुद्ध टेम्पल, ये है ना महाबोधि टेम्पल या बुद्ध टेम्पल, तो इन्होंने महाबोधि टेम्पल का भी निर्माण करवाया था। महाबोधि मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब जो ये इन्होंने निर्माण करवाया था वो इनके शिलालेखों से हमें अवगत होता है या पता चलता है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या होता है, इनके बारे में अन्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अशोक ही हैं। अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे।
अशोक के शिलालेखों की अगर हम भाषा की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने इनके शिलालेखों पे रिसर्च करके रॉबिन फिलेंथेफर की मदद से उसको पढ़ा था। और कब पढ़ा था उसको? 1837 ईस्वी में उसको पढ़ा था। रॉबिन फिलेंथेफर और जेम्स प्रिंसेप दोनों की मदद से इनके शिलालेखों की भाषा को पढ़ा गया था। तो मैं समझता हूँ आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होंगे, सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर होंगे। तो बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए हम अगली बार फिर से आपसे मिलेंगे, अगली बार देखेंगे, अगले एसएससी के एसटी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा एंड बाय बाय बेटा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.